अच्छे साल गुजारे हमने। जब बीमार हुए तो ये तब नहीं समझा था हमने कि इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी है कि उसको उनको ले जाएगी, पर जब भी मिलने आते थे तो हमेशा सबके बारे में पूछते थे, हमारी बेटियों के बारे में, हमारे हस्बैंड के बारे में। उनको बड़ा ख्याल रहता था कि बाकी परिवार कैसा है। तो मैं बस इसी के साथ श्रद्धांजलि दे रही हूँ और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जो कि गुरुजी के बहुत पुराने दोस्तों में से हैं, शेखर कपूर जी। छोटे भाइयों से अपनी औलाद की तरह प्रेम करते थे, अपनी औलाद से उसी तरीके से वो अपने भांजों को बहुत मानते थे। अपनी बहन के लड़कों को तो मैं उनमें से विवेक सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने मामा जी के साथ गुजारे हुए लम्हों को हमसे शेयर करें। हमारे जो मामा जी थे, हम लोगों के बड़े ही नहीं थे, हम लोगों के एक टीचर भी थे। और हम लोगों को जब भी अपनी पढ़ाई में दिक्कत आती थी तो वो हमेशा आगे आके हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बताते थे जिससे हम लोगों की वो मुश्किलें हमेशा दूर हो जाती थी। मैंने तो उनसे कुछ इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी एंड हमें इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगती थी। 2-3 दिन ही उनसे इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हमें ये लगने लगा कि ये तो बहुत सरल चीज़ है और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा। अक्सर वो हमसे फ़ोन करके पूछते भी थे, मेरे ज़्यादा ताल्लुकात तो नहीं हो पाते थे, मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन कभी ना कभी वो फ़ोन करके हमसे पूछते ज़रूर थे कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स ठीक है। हम उनसे यही बताते थे कि अब सब्जेक्ट्स ही नहीं, जिंदगी की भी इकोनॉमिक्स हम आपसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बहुत दिनों से हमारा उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी तबीयत भी अच्छी नासाज रहती थी और मुझे जब पता लगा कि वो नहीं रहे, मुझे बहुत दुख हुआ। और आज जब पता लगा कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि देंगे, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं लखनऊ से फौरन सीधा चला आया। हमने कहा कि इस मौके पे मुझे वहाँ ज़रूर होना है। आज जब मैं उनकी फ़ोटो देख रहा हूँ जो सामने लगी है, वो उस फोटो से बहुत भिन्न है जो हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, सबके साथ इतना मजाक करना, जिंदगी की हर चीज को वो इतना लाइटली सबको समझा देते थे कि हमने तो ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। दूर रहने के बावजूद भी मैं उनको अपने से बहुत करीब पाता था। अफसोस ये है कि पिछले कुछ सालों में हमारी उनसे मुलाकात ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन मैं उनके पूरे परिवार को, उनके दोनों बेटियों को, अपनी मामी को यही कहूँगा कि कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। दूर ज़रूर रहते हैं लेकिन रिश्ते काफ़ी पास हैं और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। इसके साथ ही हम उनसे श्रद्धांजलि।
वैसे तो दुनिया में देखा जाता है कि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, लेकिन हमारे गुरुजी जनरेशन गैप में विश्वास नहीं रखते थे। वो अपने हम उम्र के साथ और उसके बाद उनसे छोटे और कभी कभी तो बहुत कम उम्र के साथ भी वो इतना करीबी वो रिश्ता बना लेते थे, जिससे कि उनकी जो फ्रेंड सर्किल है, उनका जो दायरा है, वो हर उम्र के लोगों के बीच रहा है। तो उसी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रिकेट के बहुत से मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि गुरुजी से काफ़ी उम्र में छोटे थे, लेकिन उनसे गुरुजी की इतनी कुर्बत थी कि मैं उनमें से श्री जावेद खान साहब को से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और गुरुजी के साथ बिताए हुए लम्हों को हमसे शेयर करें। जावेद खान। साथियों, आज हमको बहुत अफसोस के साथ ये देखना पड़ रहा है कि गुरुजी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। हमारे बहुत से साथी यहाँ जो हमारे टीम मेंबर्स थे वो यहाँ मौजूद हैं, और हमको वो दिन भी याद आता है जब मैंने पहली मर्तबा यूनिवर्सिटी का ट्रायल दिया था, और उस ट्रायल पे दो शख्सियतें, बड़ी शख्सियतें मौजूद थी सेलेक्टर के तौर पर। उनमें से एक हमारे गुरुजी भी थे, और मुझे वो लम्हा भी याद आता है कि जब मैं एज अ बॉलर बॉल लेके चलता था और एक बॉल डालने के बाद फिर गुरुजी के चेहरे की तरफ देखता था कि उनका क्या रिएक्शन है मेरे सिलेक्शन के सिलसिले में। तो ये एक नए खिलाड़ी का है अपने गुरु की तरफ और अपने सेलेक्टर की तरफ एक वो जो नज़रिया होता है। फिर बैटिंग में भी जब बैटिंग करने के बाद फिर एक बॉल खेलने के बाद फ़ौरन वो कनखियों से देखना कि सेलेक्टर्स का जो है क्या ख्याल है इस शॉट के बारे में। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के टाइम में इकनॉमिक्स भी मेरा सब्जेक्ट था, तो गुरुजी से इकनॉमिक्स में भी कुछ हेल्प हम लोग घर लेने पहुंच जाते थे जब गुरुजी अपने उस पुराने वाले मकान में रहा करते थे। तो हम लोगों ने अपना एक बड़ा गुरु खो दिया है, लेकिन उनकी यादें हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। सो आई प्रे माई ट्रिब्यूट टू आवर टीचर, आवर कोलीग। थैंक यू। गुरुजी को वैसे बहुत ज़्यादा लगाव बहुतों से था, लेकिन अगर उनकी जान कहा जाए तो वो उनकी बेटियां थीं। तो मैं उनमें से एक मनीषा सिंह को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपने पापा के साथ बिताए हुए लम्हों को हमसे शेयर करें। मनीषा सिंह। पहले तो सब लोगों का बहुत थैंक यू जो आप लोग आए और पापा की मेमोरी शेयर करने के लिए यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आप लोग आए हैं। हम लोग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग बहुत दिन से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, इधर से उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन कभी हम लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए ये लॉस झेलने के लिए, और आज भी बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। फिर मैंने सोचा कैसे कोप करें, ये जो लॉस हो गया है, कैसे जिंदगी जिएं, कैसे फेस करें वर्ल्ड को दोबारा। उस कोशिश में हम लोग ने थोड़ा सा फिलॉसफी का भी साथ दिया, हेल्प लिया, और कुछ चीजें पढ़ी जिनसे लगा कि डेथ में भी इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ही हैज नॉट गॉन एनीवेयर, ही इज विद अस राइट नाउ। और उस सिलसिले में कि कुछ रियश्योरेंस आए कि वो हैं। एक पीस आई केम अक्रॉस अ पीस विच आई फाउंड वेरी नाइस, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। डू नॉट स्टैंड एट माई ग्रेव एंड वीप, आई एम नॉट देयर, आई डू नॉट स्लीप, आई एम 1,000 winds that blow, I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain. I am the gentle autumn rain. When you awaken in the morning's hush, I am the swift uplifting rush of quiet birds in circling flight. I am the soft starlight at night. Do not stand at my grave and cry, I am not there, I did not die. तो हम लोग को भी लगता है कि जब तक हम लोग में इतना इंस्टेंट चेंज आया, जैसे सारी सिस्टर्स, सारी फैमिलीज, लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, कुछ कुछ बात पे मनमुटाव, बहस. पापा के लॉस के बाद हम लोग का सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि नहीं, पापा कैसे रिएक्ट करते, पापा कैसे सोचते. ही नेवर लाइक आर्ग्यूमेंट्स ओवर पेटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना. ही नेवर लाइक दैट. और वो कभी भी अपने बिहेवियर में, अपनी बातों में, ही वॉज एब्सोल्युटली नॉन अग्रेसिव. उनके लिए मैंने अपनी और अपनी सिस्टर गरिमा की तरफ से कुछ शब्द लिखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखे. He has ceased to be bereft of life. He rests in peace. He has kicked the bucket, hopped the twig, bit the dust, snuffed it, breathed his last, and gone to meet the great head of light entertainment in the sky. And I guess that we are all thinking how sad it is that a man of such talent, such capability and kindness, of such intelligence, should now be so suddenly spirited away at the age of only 64, before he had achieved many of the things of which he was capable. Our dad lived a remarkable life, one that inspired us greatly. His adventurous attitude, his broad range of interests, and his happy demeanor made him a wonderful person to know. He was patient and generous with his time and affection. He always took an interest in the people he met. There were few people he wouldn't engage at any time or place, and whoever he met, he touched in some way or another. He trusted people easily, seeing them just as he was, pure and without malice. He never ran down people. He loved to soar high above the world, not to look down on people, but in order to encourage them to look up. My father pursued his many endeavors diligently and always rose to meet a challenge. Instead, he showed great dignity and humor. The strength of his character showed even in criticism. With a few wry words, he would be far damning than most people would achieve with any strong language. For most of us, it is difficult to put our heart in one profession, but my dad excelled in and loved both fields of his choice, cricket commentary and teaching. He loved both, and both his radio listeners and students reciprocated that love. Always driven by logic, he had a heart so beautiful and large that sometimes we were unable to understand how someone could be so completely forgiving. He often forgave people without their asking. Then we realized that he never believed in tit for tat. He enabled us, empowered us, nurtured us, and loved us unconditionally. A super dad and superhero to us, a pampering grandfather to his grandchildren, our dad was the strongest, handsomest, wittiest man we ever met, and our world can never be the same without him. We will miss the unconditional love he always extended, the optimism he personified. We will miss his perspective and his gentle humor. We will miss the surprising depth and scope of his knowledge. We will miss the warmth he extended to everyone he met. We will miss our father dearly, but we will treasure his memory forever. Thank you. गुरुजी की इन्हीं यादों में एक चीज़ और मुझे याद आई कि जब न्यूजीलैंड के टूर पे गुरुजी गए तो उसमें गुरुजी भी सिगरेट पीते थे, हम भी सिगरेट पीते थे, जेपी नारायण भी सिगरेट पीते थे और वो होटल जो है तो नो स्मोकिंग था. अब हम लोग बड़ा परेशान कि तीनों आदमी सिगरेट वाले और हर कमरे के ऊपर जो है तो स्मोक वाला वो लगा हुआ था. ये हुआ कैसे किया जाए गुरुजी एंड्रो को. अब वो 7 स्टार होटल, उतनी ही बड़ी टॉवेल 7-7 फीट की,
हमसे उन्होंने कहा जा बे इसको भिगो लाओ। हम बाथरूम में गए, उसको भिगो के ले आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 आदमी पियो, एक आदमी इसको भीगी वाली टॉवेल को इसके ऊपर जो है लगा के खड़े रहो, स्मोक नहीं पार होगी, घंटी नहीं बजेगी। एक एक आदमी हम लोग सिगरेट पिया करते थे। ये गुरुजी प्रेजेंस ऑफ माइंड से कभी कभी बड़ा हम लोगों का साथ देते थे। खैर, अब यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमती आशा लाल जी को, जो कि प्रोफेसर फिलॉसफी डिपार्टमेंट की हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वो आए और अपने ख्यालात से हमको नवाजें। प्रोफेसर श्रीमती आशा लाल जी। कहते हैं कि रिंकी और रिचू बहुत ही अपसेट है। नेचुरल है कि डेथ से हम सब अपसेट हो जाते हैं। और जब अमरेंद्र भाई गए उस दिन मैं इनके पास आई और ये लोग बहुत दुखी थे, विच इज़ जस्ट नेचुरल फॉर एनी डॉटर। सो मैंने कुछ इन लोग से ऐसी बातें कही। फिलॉसफी की टीचर हूँ पर फिलॉसफी में नहीं बात फिलॉसफी की करूँगी। मैंने स्वयं अपना भाई जब छोटा खोया, उसके बाद जो सारी फिलॉसफी एक तरफ हो गई और कैसे अपने को संभाला जाए, कैसे हमको फिर से विश्वास हो जाए कि हमारा भाई कहीं गया नहीं, हमारे साथ है। तो इन लोगों से हमने जब बातें करी तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आंटी आप कुछ शब्द हमारे आज के मीटिंग में बोल दीजिएगा। तो बच्चे लोग हैं, अच्छा, तो डेथ इज समथिंग, that file which we want to delete from our life's computer, but if we, this is a paradox, ये paradox है कि जितना हम डेथ को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम लाइफ को भी नहीं पकड़ पाएंगे, because it is through death that the doors to the real life are opened for us। ये सब हम लोग सुनते आए हैं और बार बार ये कहा जाता है कि डेथ इज द बिगेस्ट इल्यूजन ऑफ लाइफ। सबसे बड़ा झूठ जो संसार का है वो मृत्यु है, पर फिर भी हमारे सामने से हमारा प्रियजन चला जाता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं वो लोग, कौन से जीवन की बात कर रहे हैं? ये जीवन जो हम जीते हैं इससे हम वो अमरता प्राप्त नहीं कर सकते, उस अमरता को पकड़ नहीं सकते, बिकॉज वॉट वी एक्सपीरियंस इज द चेंजिंग म्यूटेबल वर्ल्ड एंड वॉट वी वॉन्ट टू अचीव इज द इमॉर्टल। तो इमॉर्टल को अगर अचीव करना है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल एक आइडियलिस्टिक थियोरी है, देयर हैव बीन मेनी पीपल हु हैव क्लेम्ड, कॉमन पीपल लाइक अस and enlightened people like Buddha and Mahavir and Krishna and Jesus and so many others in the line, they have all said that there is nothing like death. So I have tried to think on those lines and share with you some thoughts. So let me first of all, शायद आप लोग सबने सुना होगा, सॉक्रेटिस को पॉइजन दिया गया था। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था which went against the beliefs of that time. So he was asked to either withdraw or to take poison. Socrates was a person who knew reality not through theory but through experience. So जब उनको पॉइजन दिया जा रहा था तो उस समय का पॉइजन हेमलॉक होता था, हेमलॉक को घिसा जाता था और फिर वो दिया जाता था। तो बहुत ही अच्छी तरह से प्लेटो ने इसको वर्णित किया है और उन्होंने कहा है कि बार बार सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक सॉक्रेटिस जो थे बार बार जाते थे खिड़की पे और कहते थे अरे भाई जल्दी घिस के लाओ पॉइजन। तो उनके फ्रेंड्स रो रहे थे पर वो बिल्कुल विचलित नहीं थे और कह रहे थे कि लाओ जल्दी लाओ, तुम्हें इतनी देर क्यों हो रही है, क्या अभी तक तुमने कभी हेमलॉक नहीं घिसा? तो वो लोग दोस्तों ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो मरने वाले हैं, आप
ऐसी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? कहते हैं तुम लोग रो रहे हो क्योंकि तुमने उधर देखा नहीं है कि डेथ के पार क्या होता है। तो उन लोग ने फिर भी ये हुआ, पॉइजन दिया गया उनको, और उन्होंने लास्ट मोमेंट तक बोलते रहे वो कि अब मेरे पैर की जान निकल रही है, अब मेरे शरीर की जान निकल रही है, अब मेरे सिर से शायद मैं मूर्छित होने वाला हूँ, और अब मैं ये लास्ट जबान जो बोलूंगा इसके बाद मैं मर जाऊंगा। मगर एक बात है कि मैं हूँ, मैं बचा हूँ, मुझे फिर भी फील हो रहा है कि मैं बचा हुआ हूँ। तो सोक्रेटिस की जो ये कहना था ये बहुत लोगों ने कहा है, और इसको हम अगर साधारण भाषा में समझें तो हम सब ने लहर ओशन को देखा है। ओशन में क्या होता है, वेव्स उठती हैं और गिरती हैं, उठती हैं और गिरती हैं। तो हम जो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो इटर्नल लाइफ, वो सोचते हैं कि ये तो अंत हो गया, वेव मरी और अंत हो गया, वेव खत्म हुई और that is the end of the ocean, or we identify the ocean with the waves. but जो गहरतम सत्य है वो ये है कि नीचे ओशन शांत है, वहाँ की वो लहर नहीं है, लहर ओशन नहीं है, something more is the ocean. तो इसी बात को अगर हम समझ जाएं कि लाइफ जो है वो सिर्फ ये शारीरिक लाइफ नहीं है, हमारे है शरीर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शरीर इज द प्रोटेक्टर, और यू कैन से द हाउस इन विच द अल्टीमेट रियलिटी ड्वेल्स। ये हमारे सारे दार्शनिकों ने कहा है, पोएट्स ने कहा है, फिलोसफर्स ने कहा है, साधारण व्यक्ति को ये महसूस होता है। हम तो कह सकते हैं कि हम तो एनलाइटेंड नहीं है, हम कैसे जाने कि हम अमर हैं। क्या आपको याद है कि आप जब बचपन में थे तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? कुछ नहीं याद है, हम भूलते जाते हैं, हमारा बचपन चला जाता है, हमारी जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। पर एक बात जो तादाद में रखती है, जो जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम सोचते हैं कि मैं हूँ, मैं नहीं जाता, आई रिमेन्स द सेम, आई एम स्टिल दैट सेम चाइल्ड विच आई वॉज अ 2-year-old child, and today beyond on the wrong side of 50 I am still the same child. So we all experience this. Why do we experience this? Because like अर्जुन जब फील्ड में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं सबको मार दूंगा, ये मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। तब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो पहले भी थे, वो अभी भी हैं, वो मार दोगे फिर भी रहेंगे। जीसस ने कहा कि इब्राहिम जब थे, हजारों वर्ष पूर्व उनके इब्राहिम थे, और उन्होंने कहा मैं इब्राहिम के पहले भी था और बाद में भी रहूंगा। तो किस तरह की बात, किस सत्य को कृष्ण और जीसस कह रहे हैं? तो वो सागर की बात कर रहे हैं और हम लहर की बात करते हैं। हमको लहरें दिखाई देती हैं, उसी को हम रियलिटी समझ लेते हैं, पर उनको पता है कि लहर रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज स्टेबल, रियलिटी इज देयर, and what comes and goes, that is the wave. But is the wave different from the ocean? No, the wave is not different from the ocean. You take a drop of water from the ocean, it is the same as the ocean. So ये हमारी जो वर्णन किया गया है रियलिटी का, वो हमारे अस्तित्व 3 स्तर पे एग्जिस्ट करता है। एक बॉडी है, कॉन्शियसनेस है जिसको कि हम सब परिचित हैं, पर उससे भी परे एक चीज है, वो है सुपर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। उस एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को जो पकड़ लेता है, वो इस जीवन के आने जाने से, लहरों के उठने गिरने से, घर बदलने से, ये सब से पार चला जाता है, और फिर हमें उसका झलक मिल जाती है जो सत्य है। तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद कोई कहीं जाता है, सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि बूंद ओशन में मिल गई, यही बस इतना डिफरेंस है। कॉन्शियसनेस, अब ये तो ठीक है कि हम उनको नहीं देख सकते, बट दे हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज हायर देन आवर सीमित कॉन्शियसनेस। पानी इस ग्लास में रखा है, ये सीमित पानी है, हमारी कॉन्शियसनेस सीमित है, बट देयर इज समथिंग लाइक
एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, असीम कॉन्शियसनेस। उस असीम कॉन्शियसनेस में जब हम मर्ज कर जाते हैं तब बूंद बूंद नहीं रह जाती, तब बूंद पानी असीम बन जाता है। तो ये असीम जो है, तभी हमारे फिलोसोफर्स ने कहा है कि कण कण में भगवान है। रियलिटी इज देयर इन एवरीवेयर, ओनली वी हैव टू कैच होल्ड ऑफ दैट रियलिटी। तो हमारा ये जीवन जो है वो, इसको क्यों लीला कहा गया है? इट इज अ प्ले ऑफ द डिवाइन। नटराज कहा जाता है। जैसे कि अगर पोएट कोई है तो उसकी पोयम हम उससे पोएट से अलग कर सकते हैं, आर्टिस्ट है तो उसकी पेंटिंग उससे पेंटर से अलग की जा सकती है। बट व्हाई हैव वी टेकन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ डांसिंग गॉड? बिकॉज you cannot separate the dancer from the dance, so you cannot separate the expression of reality from the existence of reality. अस्तित्व एक चीज है और उसकी अभिव्यक्ति दूसरी चीज है। तो there is a difference between अस्तित्व and अभिव्यक्ति। अस्तित्व बहुत बड़ा है, existence बहुत बड़ा है, विशाल है, और हमारी जो अभिव्यक्ति है वो छोटी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभिव्यक्ति विलीन हो जाती या पूर्णता खत्म हो जाती, इसका कोई भी उपाय नहीं है। द पर्सन डजंट डाई, द लहर डजंट डाई, we only say that we change the seat, we change the house, we go to from one room to another. Now ये one room to another जो हमारे उपनिषद और वेदों में कहा गया है, वेद की आपने कठोपनिषद सुना होगा कि एक यज्ञ चल रहा था, एक राजा जो थे वो बहुत अपना सब प्रिय वस्तु दान कर रहे थे कि मैं बहुत दान कर रहा हूँ, दानी थे। तो उनका बच्चा छोटा सा था, उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं दान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्या दान कर रहे हैं? उसने कहा, उन्होंने कहा मैं अपने पोजेशंस दान कर रहा हूँ। तो उसने कहा मैं भी तो आपका पोजेशन हूँ, सबसे आप तो ऐसी गायों का दान कर रहे हैं जो कि मरी हुई हैं, मरने वाली हैं, उनका दान कर रहे हैं, तो मेरा दान कब करिएगा? तो गुस्सा हो गए। 2-3 बार बच्चे ने ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा आई गिव यू टू द गॉड ऑफ डेथ। तो वो बच्चा डेथ के पास गया, दरवाजे पे गया, और डेथ 3 दिन तक यम नहीं थे तो उन्होंने 3 दिन तक बैठा रहा। फिर जब यम आए तो उसने कहा कि आप हमें बताइए, समझाइए कि व्हाट इज डेथ। तब उन्होंने कहा कि आप अपने सेल्फ को जान जाएं तो आप डेथ के पार चले जाएंगे। सेल्फ को जान जाइए और फिर यू विल नेवर feel that there is a difference between expression of reality and existence of reality. तो expression हमारे लिए है, पर अगर जैसे बहुत से अच्छे मेटाफर्स और सिमिलीज से एक्सप्लेन किया गया है कि बीज की तरह है। अमरेंद्र भाई बहुत गार्डन के शौकीन थे, तो इसलिए मुझे वो याद भी आ गया कि उनका जब हम लोग गार्डन देखते थे तो बहुत खुश हो जाते थे अगर तारीफ कर दो। तो हमारा अस्तित्व क्या है? बीज है। बीज को अगर आप रख दीजिए तो वो कभी फूल नहीं बनेगा, उसको फूटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, तब वो जाकर के कहीं फूल निकलेंगे। तो उसको पता नहीं है बीज को कि हम बड़े होंगे, वृक्ष बनेंगे, हरियाली होगी, फूल खिलेंगे और लोग हमारी छाया के नीचे बैठेंगे। तो ये हमारी सीमित ज्ञान नहीं है, पर कॉन्शियसनेस जिसको हम सत्य, चित और आनंद कहते हैं, सत्य है, शिव है, सुंदर है। हमारे जीवन में हम क्या वैल्यूज जानना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? हम वो जानना चाहते हैं जो ट्रू है, जो ब्यूटीफुल है और जो गुड है। पर ये ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, these are the 3 values, ultimate values which we want to capture in life, but we cannot capture them. But we can still aspire for them, and the moment you start aspiring for these values, you can also attain those values. अब बहुत फिलॉसफी तो नहीं बताऊंगी, बट इतना जरूर कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जब शारीरिक मौत होती है तभी वो हमारे अंदर का अमृत जो है दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। हमारे साधुओं ने, साधकों ने योग के द्वारा, समाधि के द्वारा ये बताया है कि जो एक्चुअल मृत्यु में होता है वो हम अचीव कर सकते हैं, वो हम घटित कर सकते हैं। कैसे? इस नश्वर संसार से अपने को अलग करें और फिर हम देखेंगे कि हमारे
अंतर्दृष्टि डालें। हम अंतर्दृष्टि नहीं डालते, हम बाहर खोजते हैं। अंतर्दृष्टि डालें तो फिर हम पाएंगे कि हमने वो पा लिया जो कि सत्य है, और फिर वो वही है जो गौतम बुद्ध ने पाया था। 40 वर्ष के बाद तक वो जिए अपने एनलाइटनमेंट के, पर उन्होंने अपनी लाइफ को बोला कि आई हैव लिव्ड फॉर 40 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे रियलिटी का ज्ञान होता है तब हम पैदा होते हैं, उसके पहले हम सोए सोए रहते हैं। जैसे ड्रीम में हम सोते हैं और सब कुछ को रियल मान लेते हैं, उठते हैं तो फिर हम देखते हैं हाँ मैं वही आशा ला लूं, पर जब मौत होती है तो हम इस जीवन से, डिफरेंस केवल इतना है, इस जीवन से उस जीवन की तरफ अग्रसित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वी कैन ओवरकम डेथ थ्रू साधना, वी कैन ओवरकम डेथ। इस जीवन को जो जी रहे हैं उसको समझ करके, और कैसे समझेंगे? मृत्यु को समझ करके, जीवन को समझने नहीं। कभी कभी बहुत मूल्यवान जो वस्तु होती है उसको हम ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ पे कोई ढूंढे ना। हीरा है आपके पास, बहुत मूल्यवान है, तो उसको आप तिजोरी में ना रख करके अच्छी जगह होगी कि कूड़े की बाल्टी में रख दें, तो क्या होगा कि वो आप वहां नहीं ढूंढा जाएगा। तो इसीलिए कबीर ने बोला मोह को कहाँ ढूंढने रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। पर हम भटकते रहते हैं बाहर और यहाँ नहीं ढूंढते। और मौत से कभी कभी, मृत्यु जब होती है तब हम उस रियलिटी के करीब आ जाते हैं जिसको कि कहा जाता है निर्वाण की स्थिति, जिसमें देयर इज नो डेथ एंड देयर इज नो लाइफ। सो एग्जिस्टेंस इज वास्ट, इट हैज लाइफ, bodily life and astral life. Now what is astral life? Spiritual life. Spirit के फॉर्म में, अभी यहाँ पे कोई वक्ता बोले कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, मुझे तो विश्वास हो रहा है कि वो हैं। मैंने इतना, ये नहीं है कि फिलॉसफी के द्वारा विश्वास हो रहा है। आज मॉडर्न साइंस भी फिलॉसफी की भाषा, मिस्टिसिज्म की भाषा, रिलीजन की भाषा बोल रही है। आज एक बुक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें, ताओ ऑफ फिजिक्स करके है, उसमें ये दिखाया गया है देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट मॉडर्न फिजिक्स इज सेइंग एंड व्हाट आर philosophers of old have said. They have said that आज साइंटिस्ट ये मान रहा है कि there is nothing which can be destroyed, there is only pure energy। और ये एनर्जी जो है ये वेव की तरह भी होती है और एक पार्टिकल की तरह भी होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो द scientist is as puzzled as the philosopher, the scientist is as puzzled as the religious person, because there are many things which we will never know. We can divide the things into known, unknown and unknowable. अननोएबल के क्षेत्र में वो एब्सोल्यूट रियलिटी आती है, पर उसको भी हम कैच कर सकते हैं अगर हम कबीर और बाकी जितने भी एनलाइटेंड सोल्स हैं उनकी बातों को माने, और फिर ये देखें कि हम अपना इस शरीर को केवल एक घर समझें और ये घर बीज समझें। बीज फूटेगा तब रियलिटी आएगी। तो आज जो मॉडर्न रिसर्चेस हो रही हैं उसका मैंने बहुत पढ़ा इधर। जब मैंने अपने भाई को लूज किया तो फिलॉसफी तो आती थी, पर ये नहीं पता था कि कैसे हम अपने भाई को वापस अपने जीवन में लाएं। ठीक है, सोल है, और इसलिए आप, बस अब खत्म करती हूँ, बच्चों को कह रहे हैं फास्ट है, तो जो चला गया उसको दुख नहीं होता, क्योंकि वो देख सकता है, वो समझ सकता है, वो हमारे अंतर मन को छू सकता है, हमसे बातें कर सकता है, पर प्रॉब्लम हम लोग के लिए है। तो वो कहता है, गोपाल दास नीरज जी की एक कविता मुझे मिल गई, वो बता देती हूँ, इन बच्चों को सहारा देगी कि कहीं पापा नहीं गए हैं। जीवन कटना था, कट गया, अच्छा कटा बुरा कटा, अब तुम जानो, मैं तो समझता हूँ कपड़ा पुराना था, फट गया। रीता है क्या कुछ, बीता है क्या कुछ, क्या यह हिसाब तुम करो, मैं तो यह कहता हूँ पर्दा भरम का जो हटना था हट गया। क्या होगा चुकने के बाद, बूंद बूंद रिसने के बाद, यह चिंता तुम करो, मैं तो कहता हूँ कर्जा जो मिट्टी का पटना था पट गया। बंधा हूँ कि खुला हूँ, मैला हूँ कि धुला हूँ, यह विचार तुम करो, मैं तो यह सुनता हूँ घट घट का अंतर था जो घट गया। यानी कि द ड्रॉप हैज मर्ज्ड इनटू द ओशन, वी हैव टू बिलीव दैट
ही इज वेरी मच विद अस, ही विल ऑलवेज बी विद अस। बहुत है, रेमंड मूडी की बुक मैंने इनको दी है, देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, ये साइंटिफिक प्रूफ है। थैंक यू। अब मैं श्री गिरीश त्रिपाठी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे गुरुजी अमरेंद्र सिंह के साथ बिताए हुए लम्हों को हमसे शेयर। उस समय वह विभाग बहुत श्रेष्ठ अध्यापकों का केंद्र था। अपने अपने विषय के जाने माने सभी विद्वान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों में थे और अर्थशास्त्र विभाग तो इस मामले में बहुत सारे विभागों से अच्छा था। परंतु हमारे गुरुजी प्रोफेसर अमरेंद्र सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा अद्भुत था, जिसमें जिस किसी भी विद्यार्थी ने उनसे एक बार भी पढ़ा है वह उनके उस पाठन कौशल को कभी भुला नहीं सकता। He was an excellent teacher, not only of his time, but even the times to come. उनकी क्षतिपूर्ति यह विभाग आने वाले समय में आसानी से पूरी नहीं कर सकेगा। ये सच बात है कि वो लंबे समय से बीमार थे, परंतु जैसा कि अभी किसी ने कहा कि हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि वे इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। यह एक असहनीय शोक है। मेरा इस परिवार से एक और रिश्ता है, इसलिए जब भी कभी ये बेटियां मेरे सामने आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई 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 अलग का रिश्ता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को उनके इस वियोग को सहने की शक्ति और सामर्थ्य दे, और हम लोगों को भी एक ऐसी प्रेरणा मिले जिससे जिस तरह का विभाग उन्होंने हमें दिया था, हम भी आने वाले समय में इस विभाग को अपने विद्यार्थियों को वैसा ही दे सकें। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री उमेश सिंह साहब से, जो कि गिविंग क्रिश्चियन कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे सच कहूं तो सर के बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे याद आ रहा है, बीए तृतीय वर्ष का मैं छात्र था और किन्हीं कारणों से लगभग 1 महीने तक कक्षाएं नहीं चल पाई थी। मैं, मेरा रूम पार्टनर लक्ष्मीकांत और हम लोगों का एक और मित्र थे राजेश वाजपेयी। कुछ क्लासेस हम लोगों ने सर के किए थे बीए 3rd ईयर में। पहली बार हम लोगों ने सर के क्लास किए और जैसा गिरीश सर ने कहा कि वैसे ही अद्भुत पढ़ाने की कला, वैसी अद्भुत छात्रों को समझा सकने की क्षमता मैंने अपने जीवन में आज तक किसी अध्यापक में नहीं देखी, किसी विषय की। सर के आज तक जितने भी कक्षाएं मैंने की हैं वो सारी बातें अभी भी हूबहू उसी रूप में याद है। वो तमाम चीजें जो कि हम लोग विभिन्न पुस्तकों से पढ़ते थे, ऐसा लगता था कि समझ में आ गया है। जब भी हम लोग सर से मिलते थे कुछ न कुछ एक नया क्लू जरूर मिल जाता था, कुछ न कुछ ऐसी बेसिक बातें मिल जाती थी जो कि लगता था कि हम लोगों का अब तक की जानकारी, अब तक का पढ़ना अधूरा था। कुछ क्लासेस सिर्फ हम लोग किए थे बीए 3rd ईयर में, बहुत सारी चीजें छूट चुकी, बहुत सारी चीजें छूटी हुई थी। एक दिन हम लोग यहीं पे सर से मिलने आए और सर से हम लोगों ने कहा कि सर मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आती। सर ने कहा कल आना 8 बजे। तीनों लोग 8 बजे आए। सर सो रहे थे। 10 मिनट बाद सर हाथ में चाय लिए आए और 2 घंटा उन्होंने बैठा करके लिखाया और कहा कि अभी कुछ चीजें जो बाकी रह गई हैं तुम कल फिर आ जाना। और 5 दिन तक लगातार
सर से कोई परिचय नहीं था सिवाय इसके कि हम लोग उनके छात्र थे बीए थर्ड ईयर के। सर ने 5 दिन 2-2 घंटे बैठा करके यहाँ हम लोगों को लिखाया और समझाया। मेरे पास यह खबर सुनकर के कम से कम 50 मेरे परिचित वो विद्यार्थी जो कि अर्थशास्त्र के रहे हैं, जिन्होंने कभी सर का क्लास किया है, कम से कम 50 से अधिक विद्यार्थियों का फोन आया और सारे विद्यार्थियों का यही कहना था कि हमने वैसा अद्भुत अध्यापकीय क्षमता वाला टीचर नहीं देखा। सर हमेशा सहज उपलब्ध थे और सर से पूछने में कोई संकोच नहीं लगता था, किसी बात का डर नहीं लगता था कि हम लोग ये बात पूछेंगे तो सर डांट करके, रास्ते में भी सर मिल जाते थे, 10 मिनट 15 मिनट शाम को हम लगाए, सुबह आए। कभी आज तक सैकड़ों बार सर के हम लोग आए होंगे, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों ने गलत किया यहाँ आकर के, या सर ने कभी ऐसा एहसास दिलाया हो। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हम लोगों की जो भी जिज्ञासा रही हमेशा सर ने पूरा किया। मेरा रूम पार्टनर लक्ष्मीकांत उस समय आईएएस की परीक्षा दे रहा था। शाम को सर 9 बजे बुलाते थे, कभी कभी 11:30 बजे तक सर से पढ़ करके जाता था। अभी 3 बजे उसका फोन आया था। इस समय वो आईपीएस है चंडीगढ़ में। वो हमेशा सर को याद करता रहता है कि सर जैसा अद्भुत व्यक्तित्व का आदमी मुझे आज तक नहीं मिला और सर को हम लोग हमेशा मिस करते हैं। जिस भी विषय के संदर्भ में सर से हम लोगों की बातें होती थी, सर का एक भी शब्द ऐसा नहीं होता था जो कि फालतू कहा जा सके। किसी भी विषय के संबंध में स्पष्ट राय और बड़ी बेबाकी से और उसको बड़े ही सुंदर ढंग से कहना, ये क्षमता शायद ही किसी में हो। मैं सर का रिसर्च स्कॉलर भी रहा। बहुत सारी चीजों पर सर से बात करने पर ऐसा लगता था कि वो सारी चीजें हम पुस्तकों से पढ़ करके हम नहीं प्राप्त कर सकते थे। जो सर की विद्वता थी, जो सर की सहयोग करने की हमेशा अपने छात्रों को, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भावना थी, वो बहुत ही कम अध्यापकों में देखने को मिलती है। मैं सर को, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं सर को मैं कुछ कहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूं श्री राजकुमार उपाध्याय जी से, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आए और अपने। जब मैं यहाँ पहली बार आया इलाहाबाद में, तो खेल के माध्यम से मेरा प्रोफेसर साहब से परिचय हुआ और मैंने महसूस किया कि उनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बात करके कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उनका व्यवहार मित्रवत नहीं है, तो कोई संकोच नहीं रहता था उनसे बात करने का कभी भी। और समस्या का निदान वो जिस तरह से करते थे, ऐसा लगता था जैसे वो उसको इतना सुलझाकर पेश करते थे कि निदान तुरंत कर देते थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने खेल में, विश्वविद्यालय में आने के बाद जो गुर थे खेल को मैनेज करने के, विद्यार्थियों के साथ कैसे संवाद करना चाहिए, कैसे उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ये सारे गुण उनसे सीखने को मिले। और उनका अपना स्वभाव तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। तो वो बेपरवाह रहते थे, कभी कुछ लेके नहीं चलते थे मेरे ख्याल से। और एकदम सुलझे हुए इंसान, कब जब चले जाइए, जैसे चले जाइए, तुरंत सहायता करने को तैयार रहते थे और सॉल्यूशन के लिए उन्हें बहुत देर नहीं लगती थी। उनके पास निदान जैसे बिल्कुल रेडीमेड रहता था। ये विश्वविद्यालय का एक जबरदस्त नुकसान हुआ। हम उनकी कमी को वर्षों महसूस करेंगे। बहुत जल्दी से उनके जैसा व्यक्तित्व पैदा नहीं होता इस तरह की प्रतिभा लिए हुए। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कामना करता हूं कि उनके बताए मार्ग पर खेल के लोग चलेंगे और काफी उन्नत करेंगे। धन्यवाद। उपाध्याय जी ने बताया कि गुरुजी की एक खास बात तो थी, हालांकि उन्होंने मेरे साथ करीब 40-50 मैचों में कमेंट्री की होगी। हम लोग बहुत
सीरियस रहते थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते थे, रिकॉर्ड्स इकट्ठा करते थे, डायरी लिए रहते थे, लेकिन मैंने कभी भी गुरुजी को एक पर्ची भी अपने साथ, न एक कॉपी, न एक डायरी, कुछ नहीं, खाली हाथ जाते थे, बेहतरीन कमेंट्री करते थे और वापस चले आते थे। तो ये सही उपाध्याय जी ने फरमाया कि वो उनके अंदर ज्ञान का खजाना था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अमरेंद्र सिंह साहब की जान उनकी लड़की थी, उसमें मनीषा सिंह जो उनकी लड़की थी, उनका दिल थी, लेकिन उस दिल की धड़कन भी बिना धड़कन के दिल नहीं चलेगा। उसको बताने के लिए कौन थी उनकी धड़कन दिल की, मैं राजू से गुजारिश करूंगा कि आए उस शख्सियत को इंट्रोड्यूस कराएं। रिचू और गरिमा ने जिस तरह से डॉक्टर्स को भी बताया कि वो किस तरह से एक किसी भी सीरियस पेशेंट की देखरेख कर सकते हैं, वो हम सभी लोगों के लिए आई ओपनर था। कई डॉक्टर्स ने कहा कि जिस तरह से गरिमा, तो ये ऐसे जितने लोग भी घर में हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि डॉक्टर न भी होते हुए अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो या उनको तकलीफ हो तो कैसे उनकी देख रेख की जाती है, कैसे उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। ये भैया का हमेशा सभी के साथ प्यार रहा, लेकिन गरिमा के लिए 7 क्या हजारों खून माफ थे। ये कुछ भी कह सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी और लास्ट तक हमेशा इनसे मजाक करते रहे और कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि उन्होंने कहीं भी कॉन्फिडेंस को अपना कम किया है कि इस इलनेस में उनको प्रॉब्लम होगी। और गरिमा की हमेशा खासियत रही है कि इसके पास अदर सेंट्रिसिटी है, शी फोकसेस ऑन अदर्स। और काफ़ी लोग जो भैया के साथ जुड़े थे, ऐसे केसी अग्रवाल साहब वगैरह, सबसे रिचा ने अपने कॉन्टैक्ट्स को बनाए रखा, उनके व्यूज़ लिए, भैया तक पहुंचाए। तो मैं तो जितना भी इसको जान पाया वो ऐसा है कि बहुत ही एक्सेप्शनल है। ऐसा देखने के लिए ना तो बाहर मिला ना यहाँ मिला, और ये मेरा व्यू नहीं है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स का भी व्यू है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन गरिमा कुछ अपने बारे में, कुछ भैया के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा साथ में रही, भाभी और गरिमा और हमारी सिस्टर संतोष लता जी, सबसे ज़्यादा ये लोग साथ में रहे। तो इनके पास कुछ ऐसी यादें हैं जो हम लोगों को हमेशा ही प्रोत्साहित करती रहेंगी। तो मैं चाहूँगा गरिमा कुछ बताए भैया के बारे में भी, अपने बारे में भी, और केसी अग्रवाल साहब जैसे जो लोग थे उनके साथ रहे उनके बारे में बताए। मेरी सिस्टर जानती है कि whatever we did was for very selfish reasons. It has been always selfish to keep him here, to keep him with us. उनकी छत्र छाया में रहने के लिए हम लोगों ने किया। और अगर इसको देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो एक्सेप्शनल हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ऐसा फील करता हो वो नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। तो हैविंग सेड दैट, एंड ऑल्सो मेरी सिस्टर ने इतना बोला हम लोग दोनों की तरफ से, तो जो पापा से सीखा है, जो पापा ने बताया है, वो इम्बाइब करने की कोशिश करनी है जहाँ नहीं कर पाए हैं, और काफ़ी कुछ करना है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने की बात अब उतनी है नहीं। ये एक मैं एक आध ज़रूर जो उनके टिपिकल वन लाइनर्स होते थे, या टिपिकल उनके जो, मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ ऑफ कोर्स, मतलब नॉट जस्ट एज अ डॉटर। आई हैव डन माय एमए, शी हैज़ डन हर एमए इन इकोनॉमिक्स, सो वी हैव बीन टॉट बाय हिम। तो उस लहजे से भी हमेशा एक चीज़ उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ बताई जो मेरे ख्याल से मेरे संग हमेशा रही और रहेगी, और ये समझ में आता है कि क्यों कई लोग आगे क्यों नहीं जाते, क्यों जाते हैं। देयर इज़ द डिफरेंस वेयर ही यूज्ड टू से कि तुम लोग और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तुम लोग यहाँ से पढ़ते हो और वो पेपर में यहाँ से निकलता है जब आप लिखते हैं एग्जामिनेशन, वो यहाँ तो जाता ही नहीं। वो यहाँ जाए, उसका रूप चेंज हो, उसको आप अपने तरह से एनालाइज करें, उसको अंदर लें और फिर उसको लिखें। तो वो ये नहीं, वो मगिंग अप के बहुत खिलाफ थे और कहते थे कि इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर।
So that is one thing which I remember about him. And about his sense of humor, there is an anecdote which I will share a little later. But before that, I'll certainly say कि वो इतनी grave illness में, मतलब of course we were not sensing that he will go away, but उससे पहले भी जब भी थोड़ा सा उनका lower phase आता था फिर illness के बीच में, तो वो ऐसी बातें बोलते थे कि आप हंस दें और illness के बारे में, और वो कैसे बोल लेते थे, दिस आई स्टिल वंडर। जैसे वो बोलते थे कि जैसे उनका बीपी बढ़ा, अब बीपी आप घटा रहे हो, कुछ कर रहे हो तो कुछ और फ्लक्चुएशन हो रहा है, फिर कुछ और, तो वो कहते थे कि ये तो मेढक पकड़ने वाला हो गया है, एक मेढक को पकड़ो दूसरा उछल जाता है, एक को दूसरे को पकड़ो तीसरा उछल जाता है, ये बोलते थे। और जब उनको बार बार फ्लक्चुएशन होता था तो भी बोलते थे कि मेरी लाइफ तो सांप सीढ़ी हो गई है, कभी सांप ने काट लिया तो नीचे उतर आओ, फिर सीढ़ी चढ़ने लगो, फिर सांप ने काट लिया फिर नीचे उतर आओ। So this is how he described. Perhaps he could, view his own illness in this way. That is remarkable. I don't think I know anybody else who can do that. And he took interest in his illness. ये तो मैंने शायद I can't use this sentence for anybody. Take an interest in your own illness, because he the moment he came to know कि हाँ कुछ किडनी का इशू है, शुरू हुआ है, किताबें लाए, डॉक्टर से डिस्कशन, डिबेट, ये क्यों नहीं दे सकते, ये इतना क्यों देंगे, वो उतना क्यों देंगे, इंस्टेड ऑफ कि डरना कि भागो, जैसे लोग ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो ऐसी बीमारी हो गई, अब मैं ना सोचूं तो बेटर है। बहुत सोचते थे अपनी इलनेस के बारे में, बहुत पॉजिटिवली सोचते थे, बहुत बैलेंस्ड वे में सोचते थे, तभी इतना सोचा उन्होंने, और इतना एंड तक उसको जा रही हो आज डॉक्टर के यहाँ उनसे ये भी पूछते, वो इतना सोच के एनालाइज करके ये भी एक इनपुट देते थे। तो दिस इज व्हाट आई हैव my memories of him right now, because other people have shared a lot about him पहले के, मैं उस टाइम की बात शेयर कर रही हूँ जब मैं उनके संग ज़्यादा रही, और जो मुझे इसीलिए ज़्यादा रिमार्केबल रहती है बिकॉज ही वॉज इन हिज लोअर फेज, आई थिंक लोएस्ट एवर, बट ही रिटेन हिज ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बैलेंस। और एनेक्डोट एक है जो मुझे इसलिए याद रहेगा क्योंकि वो बहुत ही लाजवाब वाकया है जो उनके डिपार्टमेंट में हुआ था, जब एक वाइवा था और एक्सटर्नल एग्जामिनर बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.K. जैन आए थे, और हमारे डिपार्टमेंट में भी एक प्रोफेसर A.K. जैन हैं। तो जब वाइवा फिनिश हो गया तो सब लोग नाश्ता वगैरह स्नैक्स हो रहा था, तो पेस्ट्री मंगाई गई, और वो जो BHU के प्रोफेसर साहब थे वो ही वॉज अ वेजिटेरियन, सो ही रिफ्यूज टू हैव पेस्ट्रीज, तो वो खा रहे थे और लोग खा रहे थे, वो नहीं खा रहे थे। तो पापा वहाँ से निकल के आए, थोड़ी देर बाद जो पापा के पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर P.N. मेहरोत्रा, उन्होंने पूछा कि हाँ अमरेंद्र क्या हो रहा है वहाँ पर। तो पापा उनको बहुत चिढ़ाते थे, सभी को शायद उनका वो एक बहुत फ्रेंडली बिहेवियर सीनियर्स जूनियर्स कोलीग सबके संग रहा है। तो ही सेड कि सर कुछ नहीं हो रहा है, जैन साहब खा रहे हैं, जैन साहब नहीं खा रहे हैं। तो ही वॉज वेरी पजल्ड, ही सेड क्या कह रहे हो यार। तो ही सेड अरे जैन साहब खा रहे हैं, जैन साहब नहीं खा रहे हैं, और जो जैन साहब नहीं खाएंगे वो भी जैन साहब खा जाएंगे। And he said that and he went away. He didn't give any further explanation. Then he had to sort it out himself, Professor Mehrotra, and then of course उनकी जो भी बात हुई हो कि यार तुम क्या करते हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, that was how it was. So I would like to remember him as that. He's seen very bad times, but because he retained his characteristic sense of humor till the end, I would want to do that. I don't know how later मैं क्या करती हूँ, अभी तो I would certainly want to do that. और हमारे प्रोफेसर केसी अग्रवाल, केसी अंकल इंग्लिश डिपार्टमेंट के, उनसे मैंने न्यूज़ उनको पता चली, तो he called up and he wanted to share something about Papa which I have written down. I would just like to share. This is from him. He says, I came to know Amrendra better when he shifted to Bank Road. Moving about in the semicircle, I found him cultivating his garden, and sometimes when he noticed me, he was ready with a pleasant smile. The thing I remember most about him is his quizzical smile. He was always polite, courteous, at the same time with a very pleasant sense of humor. On numerous occasions, we saw his observations which made us laugh, but there was no touch of malice in him. Whenever I had an occasion to talk about his subject, I found a great clarity of thought
in him. He understood his subject and made his listener understand his point of view. In effect, his skill in communication was such that it made him a very good teacher indeed. All in all, he was one of the better products of Allahabad University. I will always remember him very fondly, as will all those who came to know him. I am reminded of the lines by William Butler Yeats. They but thrust their buried men back in the human mind again. Thank you. तो देवी और सज्जनों, अभी तक जितना भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है उसमें देखकर यही लगता है कि जिस आदमी ने अपनी शख्सियत की छाप इतने लोगों के अंदर छोड़ रखी है वो इस दुनिया से, उसका शरीर भले चला गया हो, अब उसका नाम नहीं जाएगा इस दुनिया से। अमरेंद्र सिंह हमारे बीच में हमेशा रहेंगे और रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जो उनकी शख्सियत थी और जो उन्होंने अपनी शख्सियत की छाप लोगों में छोड़ी है उसको देखने के बाद तो यही लगता है। मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम मेहमानों में से जिनका भी नाम छूट गया हो या जो भी उनके बारे में और कुछ अपने ख्यालात शेयर करना चाहते हो तो वो आए और अपने ख्यालात हमसे शेयर करें, अगर कोई चाहता है जिसका नाम हमसे छूट गया हो तो। मैं विवेक निगम सर का विद्यार्थी रहा हूं एमए में। इस समय यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में अर्थशास्त्र का अध्यापक हूं। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा तो उसके पहली चौपाई में उन्होंने लिखा है कि मैं यह स्वांतः सुखाए लिख रहा हूं, और आखिरी चौपाई में वो लिखते हैं कि यह बहुजन हिताय है। हम जानते हैं कि रामचरितमानस जो शायद गोस्वामी जी ने अपनी खुशी के लिए लिखी थी, मानव समाज के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हुई। कुछ ऐसा ही मैंने सर के अंदर देखा था। 2-3 बार उनकी डायलिसिस होती थी, तब भी वो 3 घंटे 4 घंटे किताबें पढ़ा करते थे। नई प्रकाशित पुस्तकों को नेट पर ऑर्डर देकर तुरंत मंगाना, और जब भी मुझे यहाँ मिलने आने का अवसर मिलता था तो 2-2 ढाई घंटे तक विषय पर चर्चा होती रहती थी। और उस दौरान जो एक चीज मैंने अनुभव की, बात शेयर करते हुए भी कभी उनकी आंखों में कोई डर नहीं दिखा। अपना पूरा जीवन सर ने अपनी शर्तों पर जिया, और जिस तरह से हंसते हंसते बेखौफ मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। एक चीज जो मैंने उनसे सीखी थी, अभी रिचू चर्चा कर रही थी, हम भी अपने विद्यार्थियों में आगे बढ़ाते हैं कि देखो तुम लोग जो पढ़ते हो उसको पेट में भर लेते हो जैसे पशु भरता है और बाद में उगल देते हो, ये चलेगा नहीं। जो बैठकर जुगाली करता है, यानी उस पर चिंतन किए बिना अध्ययन को, उस पर मनन किए बिना अगर तुम आगे बढ़ते हो तो सफलता भी नहीं मिलेगी और जीवन का जो सुख और जीवन में शांति है वह भी नहीं प्राप्त होगी। तो बहुत सी बातें हैं, परंतु